दोस्तों, एक झटके में दुनिया का सबसे बड़ा तेल का रास्ता बंद हो गया है। भारत का 40% कच्चा तेल रुक गया, रुपए अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया है और सिर्फ 4 महीने में $20 बिलियन विदेशी निवेशकों ने भारत से निकाल लिया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड की धरती से जो चेतावनी दी है वो हर एक भारतीय को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है और अगर हालात जल्दी नहीं बदले तो करोड़ों लोग वापस गरीबी के दलदल में धकेल दिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड और मैं हूं विक्की कुमार। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भी हिल गई है। क्यों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं, क्यों आपकी जेब पर अगले कुछ महीनों में सबसे बड़ा बोझ आने वाला है और भारत इस तूफान से कैसे निपटने की तैयारी कर रहा है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक एक जानकारी आपके काम की है। और हां, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और रिपोर्ट लाने की। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बयान की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मई को नीदरलैंड के द हेग शहर में दिया। मोदी ने अपने 5 देशों के दौरे पर हैं। मोदी जी अपने 5 देशों के दौरे पर हैं और इसी दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बहुत ही सटीक बात कही। उन्होंने कहा कि पहले कोरोना महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को घुटने पर ला दिया, फिर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया, फिर इजराइल और ईरान के बीच में तनाव बढ़ा और अब मिडिल ईस्ट का संकट तेल की कीमतों को आसमान पर ले गया। मोदी जी ने कहा कि यह दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बनता जा रहा है और अगर ये परिस्थितियां जल्दी नहीं बदलती है तो बीते कई दशकों में जो उपलब्धियां हासिल की गई है उन सब पर पानी फिर जाएगा और दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी की खाई में धकेल दी जाएगी। अब आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। अब समझिए कि मोदी जी ने ये बात क्यों कही और इसके पीछे कौन से आंकड़े हैं जो वाकई में डराने वाले हैं। दोस्तों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। अब आप पूछेंगे कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, तो बहुत आसान भाषा में समझाता हूं। ये एक समुद्री रास्ता है जो ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच में पड़ता है और यहीं से दुनिया का करीब 20% तेल पूरी दुनिया में जाता है, यानी हर 5 में से 1 बूंद तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है। और अब जब ये रास्ता बंद हो गया है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन में कोहराम मच गया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई शॉक बताया है और यही वो वजह है जिसकी तरफ पीएम मोदी ने अपने भाषण में सीधा इशारा किया है। अब बात करते हैं भारत की। और दोस्तों, भारत के लिए हालात बहुत गंभीर हैं। भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का 88 से 90% हिस्सा बाहर से मंगवाता है और इसमें से करीब आधा तेल इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से आता है। oilprice.com की रिपोर्ट के मुताबिक जब से यह रास्ता बंद हुआ है भारत का 40% से ज्यादा कच्चा तेल आना रुक गया है और भारतीय तेल कंपनियों को रोजाना 1000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो रहा है, क्योंकि सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कृत्रिम रूप से नीचे रखे हुए हैं। लेकिन ये कब तक चलेगा, ये बड़ा सवाल है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसी हफ्ते साफ कर दिया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी में दखल देना पड़ेगा और भारत को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने पड़ सकते हैं। यानी सीधी बात है कि भाई आने वाले हफ्ते या महीनों में आपकी जेब पर सीधा वॉर होने वाला है। अब आगे की बात और भी चिंताजनक है। रुपया अपने ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। मिडिल ईस्ट का संकट शुरू होने के बाद ये रुपया डॉलर के मुकाबले 5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है और 2026 के पहले 4 महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से $20 बिलियन से ज्यादा
निकाल लिए हैं। ये आंकड़ा पिछले पूरे साल के रिकॉर्ड को भी पार कर गया है। यानी जो लोग कह रहे थे कि भारत सुरक्षित है, अब उन्हें भी मानना पड़ रहा है कि असर पड़ रहा है। भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी घटा दिया गया है। पिछले साल की 7.7% से इस साल 6.7% पर आ गया है। यानी पूरे 1% की गिरावट, और 1% कितना बड़ा होता है ये अर्थव्यवस्था की भाषा समझने वाले बखूबी जानते हैं। 1% जीडीपी का मतलब है लाखों नौकरियां, हजारों करोड़ों रुपए का उत्पादन और देश की पूरी रफ्तार में कमी। अब बात करते हैं महंगाई की। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो भारत में महंगाई दर अगले कुछ महीनों में 5 से 6% तक पहुंच सकती है। मार्च 2026 में महंगाई दर 3.40% थी, लेकिन यह सिर्फ इसलिए कम दिख रही है क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है और तेल कंपनियों ने खुद घाटा सहन कर लिया है। लेकिन यह सब अस्थायी है। कब तक सरकार और कंपनियां घाटा झेलेगी? एक न एक दिन तो यह बोझ आम जनता पर ही आएगा। और सिर्फ तेल ही नहीं दोस्तों, घरों में इस्तेमाल होने वाला 60% से ज्यादा एलपीजी गैस भी बाहर से आती है और उसका 90% हिस्सा भी इसी हॉर्मुज रास्ते से आता है। इसके अलावा भारत की आधी से ज्यादा एलएनजी सप्लाई कतर और यूएई से आती है, जो उसी रास्ते से होकर के गुजरती है। यानी सिर्फ पेट्रोल डीजल ही नहीं बल्कि रसोई गैस से लेकर के बिजली बनाने वाली गैस तक हर चीज पर असर पड़ने वाला है। तो सोचिए, जब रसोई गैस का सिलेंडर महंगा होगा तो हर घर का बजट बिगड़ेगा। जब डीजल महंगा होगा तो ट्रक चलाने वाली कंपनियां का खर्च बढ़ेगा। जब उनका खर्च बढ़ेगा तो वो सब्जी, फल, अनाज सब कुछ महंगा करके बेचेंगे। और आखिर में बोझ किस पर आएगा? आम आदमी पर आएगा। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक नई रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि 9 और चीजों की सप्लाई पर असर पड़ता है। मिथेनॉल, एल्यूमिनियम, सल्फर, ग्रेफाइट जैसी चीजें जो कि ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी है, उनकी सप्लाई बाधित हो रही है। फर्टिलाइजर महंगा हो रहा है, जिसका मतलब है कि अगली फसल भी महंगी होगी और इसका सीधा असर खाने पीने की चीजों पर पड़ेगा। यहां तक कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी पीछे खिसक रही है। मिडिल ईस्ट को ग्रीन हाइड्रोजन का बड़ा हब बनना था, लेकिन अब वो प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। और शिपिंग कंपनियों ने तो हॉर्मुज रास्ते से जहाज भेजना ही बंद कर दिया है। जहाज ढूंढना मुश्किल हो गया है। फ्रेट और इंश्योरेंस का खर्च बढ़ गया है और सबका असर अंत में हमारी जेब पर पड़ रहा है। अब समझिए कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इंश्योरेंस घोषित कर दी है। साउथ कोरिया ने अपने नागरिकों से बिजली कम इस्तेमाल करने की अपील की है। और जापान ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा इमरजेंसी ऑयल रिजर्व रिलीज कर दिया है। यानी हर बड़ा देश इस आग को बुझाने में लगा है, लेकिन आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही है। यूरोप के देश पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध की मार झेल रहे हैं, अब मिडिल ईस्ट की मार भी झेल रहे हैं और चीन भी इस संकट से अछूता नहीं है। अमेरिका भले ही खुद तेल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन ग्लोबल कीमतों के बढ़ने का असर वहां पर भी पड़ रहा है। अब बात करते हैं भारत सरकार की तैयारी की। मोदी जी ने 10 मई को हैदराबाद में एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने भारत के लोगों से अपील की थी कि जहां तक हो सके वर्क फ्रॉम होम करें, वर्चुअल मीटिंग करें, सोना खरीदना कम करें, अनावश्यक विदेश यात्रा न करें और ईंधन बचाने वाली आदतें अपनाएं, क्योंकि बढ़ती तेल कीमतों से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी बोझ पड़ रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने भी अपने नागरिकों से इन उपायों का पालन करने की अपील की। और 17 मई को स्वीडन के गोथेनबर्ग शहर के यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में मोदी जी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि भारत और यूरोप को मिलकर के रेजिलिएंट सप्लाई चेन बनानी होगी। उन्होंने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी की, जो दोनों के लिए एक नए मौके खोलेगा। मोदी जी ने भी ये कहा कि एक अनिश्चित और जटिल दुनिया में भरोसेमंद साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। अब बात करते हैं भारत और नीदरलैंड के बीच हुए सबसे बड़े समझौते की। द हेग में मोदी जी ने डच प्रधानमंत्री रोब एटेन के साथ मुलाकात की और दोनों देशों के बीच रिश्ते को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर बढ़ा दिया है। दोनों देशों ने 2026 से लेकर के 2030 तक के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग साइन की गई है। इसके तहत सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में निवेश जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम किया जाएगा। यानी भारत सिर्फ पेट्रोल डीजल पर निर्भर नहीं रहना चाहता बल्कि साफ ऊर्जा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर भारत अपनी ऊर्जा की 30 से 40% जरूरत भी सौर ऊर्जा से पूरी कर ले तो
तो वो दिन दूर नहीं जब भारत को कच्चे तेल पर इतनी निर्भरता नहीं रहेगी। अब बात करते हैं भारत ने इस संकट से निपटने के लिए क्या क्या किया है। भारत ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, नेचुरल गैस कंट्रोल ऑर्डर लागू किया है जिससे गैस की सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है और ईरान के साथ बातचीत करके भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते का इंतजाम किया है। इसके अलावा भारत रूस से लगातार सस्ता तेल खरीद रहा है। जून के महीने में भारतीय रिफाइनरीज ने रूस से रोजाना 22 लाख बैरल तक तेल खरीदा है, यानी सरकार हर मोर्चे पर डटी हुई है। सरकार ने अपना सामरिक तेल भंडार भी मजबूत किया हुआ है और कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों से नए तेल सौदा करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये काफ़ी होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल के पार चली जाती है तो भारत पर असर पड़ना तय है। हर $10 की बढ़ोतरी से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.3 से 0.4% कम हो जाती है और महंगाई 0.4% बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो आने वाले महीनों में चीज़ें और मुश्किल हो सकती है। अब मोदी जी ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि भारत अब ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर पावर में बहुत बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में भारत अपनी पकड़ बना रहा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत दुनिया में मिसाल बन चुका है। और मोदी जी ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का भारत अवसरों का भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना आधुनिक है उतना ही प्राचीन भी है और भारत की महत्वाकांक्षाएं अब पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी और तेज हो गई है। अब आपको एक बात और बताता हूं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। मोदी जी ने नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय से अपील की है कि वो भारत में निवेश करें। उन्होंने कहा है कि नीदरलैंड के भारतीय समुदाय से आग्रह है कि भारत में जितना हो सके उतना योगदान करें। इससे देश की क्षमता बढ़ेगी और आपको भी आपके निवेश पर बेहतर रिटर्न मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। और एक और बड़ी घोषणा करते हुए मोदी जी ने सूरीनामी हिंदुस्तानी समुदाय के लिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड की पात्रता को चौथी पीढ़ी से बढ़ाकर के छठी पीढ़ी तक कर दिया है। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जो लाखों लोगों को भारत से जोड़ता है। मोदी जी ने भारतीय समुदाय की तारीफ करते हुए उन्होंने दोनों देशों के बीच का जीवंत पुल बनाया है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, ये सब हमारे और आपके लिए क्या मायने रखता है। दोस्तों, सीधी बात यह है कि आने वाले कुछ महीने मुश्किल में भरे हो सकते हैं। अगर आप कार या बाइक चलाते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर आप घर में एलपीजी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कीमत बढ़ सकती है। सब्जी और दूसरी चीज़ों के भी दाम बढ़ सकते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ रहा है। फर्टिलाइजर महंगा होने लगा है। अगली फसल भी महंगी हो सकती है। बिजली का बिल भी बढ़ सकता है क्योंकि गैस से बनने वाली बिजली की लागत बढ़ रही है। यानी एक चेन रिएक्शन है जो हर तरफ से आपकी जेब पर हमला करने वाला है। लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने रिजर्व रखे हुए हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां स्टॉक मेंटेन कर रही है और सरकार लगातार दूसरे देशों से बातचीत कर रही है। फिर भी आम आदमी के लिए कुछ सावधानियां जरूरी है। अपनी गाड़ी को सही तरीके से चलाएं, पेट्रोल बचाने की कोशिश करें, अनावश्यक खर्च न करें और ज़रूरत पड़ने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ बढ़ रहे लोगों के लिए ये अच्छा मौका है क्योंकि आगे चलकर ये और भी फायदेमंद साबित होगा। अगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया इन चेतावनियों को गंभीरता से लेगी, क्या वैश्विक ताकतें टकराव छोड़कर के सहयोग का रास्ता अपनाएगी या फिर आने वाले साल और भी बड़े आर्थिक संकट की तरह इशारा कर रहा है। मोदी जी का बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रोड मैप भी है। उन्होंने बताया है कि कैसे भारत इस संकट से निकलने की कोशिश कर रहा है, कैसे भारत दूसरे देशों के साथ मिलकर एक नई व्यवस्था बनाने में जुटा है और कैसे भारत खुद को आत्मनिर्भर बना रहा है। मोदी जी का ये दौरा सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक भी है क्योंकि उन्हें यूएई, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और इटली 5 देशों में भारत के लिए नए दरवाजे खोलने की कोशिश की है। फिलहाल जो भी हो, एक बात साफ है कि दुनिया एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। यहाँ एक छोटी सी अस्थिरता भी बहुत बड़े वैश्विक संकट को जन्म दे सकती है और भारत जैसे विकासशील देशों को बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना होगा। हमें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करना होगा और हमें दूसरे देशों के साथ ऐसी साझेदारी करनी होगी जो लंबे समय तक चले। मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है वो सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का रास्ता है क्योंकि अब वो ज़माना गया जब कोई देश अकेले रहकर तरक्की कर सकता था। अब साझेदारी का ज़माना है, सहयोग का ज़माना है और मिलकर समाधान निकालने का ज़माना है। भारत एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है जहां पारंपरिक ऊर्जा के साथ साथ
नवीकरणीय ऊर्जा भी एक अब बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। सोलर पैनल, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन फ्यूल, बैटरी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, ये सब आने वाले समय में भारत के विकास के रीढ़ बनेंगे और इसी दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। हाल ही में कई बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत लाखों करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। यानी जो काम 10 साल बाद होना था वो अब हो रहा है, क्योंकि हालात मजबूर कर रहे हैं। और शायद यही सबसे बड़ी सीख है इस संकट से कि हर बुरे वक्त में एक अवसर छिपा होता है। ज़रूरत है उस अवसर को पहचानने की और सही दिशा में आगे बढ़ाने की। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके काम की है तो अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इन हालातों को समझेंगे उतना ही बेहतर हम सब इसका सामना कर पाएंगे। और अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि देश और दुनिया की हर सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। कमेंट करके बताइएगा पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से कैसे निपट रहे हैं और इस संकट पर आपकी क्या राय है। मिलते हैं अगली ऐसी ही दमदार रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।